तो देखिए मैंने इकोनॉमिक्स के वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और काफ़ी एक्सपेक्टेड हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे पहले हम लोग केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के नाम से जानते हैं, यानी CSO का जो गठन किया गया था वो 2 मई 1951 को किया गया था, जिसे हम लोग केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहते थे। लेकिन बाद में 2007 में इसे नाम बदल दिया गया और इसे NSO के नाम से जानते हैं, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस में विलय कर दिया गया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। कभी कभी पूछा था कि CSO का गठन कब किया गया था, तो मई 1951, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया। तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट R.K. शनमुखन सेठी के द्वारा पेश किया गया। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कब किया गया था? तो ये 1964 के बाद अलग हुआ। ठीक है, 1964 के बाद आर्थिक सर्वेक्षण और बजट दोनों अलग अलग पेश किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इस विधि को व्यय विधि कहा जाता है, व्यय विधि के नाम से जानते हैं। 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक आय कितने थे? भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी आज़ादी के समय 1947 में? तो 249.60 पैसे, यानी 249.60 पैसे कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि GST कर व्यवस्था में उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? तो देखिए GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है और 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया। GST के तहत विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने के लिए 5 मुख्य स्लैब बनाए गए हैं। 0%, 5%, 12%, 18% और सबसे उच्चतम जो है वो 28% का टैक्स लगता है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि GST किस प्रकार का कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है, ये याद रखेंगे। भारत में कृषि पर लगाया जा सकता है, भारत में कृषि जो कर है वो किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जा सकता है। सेवा कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर पर मैंने एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड कराया हुआ है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण में उपभोग फलन किनके बीच संबंध का वर्णन करता है? तो ये देखिए ग्रुप D 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण में उपभोग फलन किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो कुल उपभोग और सकल राष्ट्रीय आय के बीच संबंध स्थापित करता है। औसत परिवर्तनीय लागत और औसत निश्चित लागत योग को क्या कहा जाता है? औसत परिवर्तनीय लागत और औसत निश्चित लागत के योग को हम लोग औसत लागत कहते हैं, औसत लागत। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह का अपडेट के लिए। उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से? तो उत्पादन के 4 कारक भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। ठीक है, जब हम NNP यानी कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद को किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय निकलता है, प्रति व्यक्ति आय। हिंदू वृद्धि दर नामक जो शब्द है वो किसने गढ़ा था? हिंदू वृद्धि दर शब्द गढ़ा था राजकृष्ण के द्वारा। भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो तृतीय क्षेत्र, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया? तो राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी। NDP का अर्थ क्या होता है? अर्थशास्त्र में NDP का अर्थ क्या है? तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष यानी बजट सरप्लस क्या है? अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष उसे कहते हैं जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो, यानी जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो उसे कहते हैं बजट सरप्लस। और ये NTPC 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे। वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसंबर करने वाला पहला भारतीय राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश। केंद्रीय रेलवे बजट को सामान्य बजट से के साथ कब मिलाया गया, कब विलय किया गया? यानी केंद्रीय बजट और सामान्य बजट एक साथ मिलाया गया 2017-18 में। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना
इन दोनों को संतुलित करने को क्या कहा जाता है? इसे सतत विकास कहते हैं। सतत विकास उसे कहते हैं मतलब कि संसाधनों का सही तरीके से आवश्यक इस्तेमाल करना और उसे भविष्य के लिए भी संरक्षित रखना, उसे सतत विकास कहते हैं। गिनी गुणांक, कई बार आपने पेपर में देखा होगा, गिनी गुणांक जो है वो क्या है? गिनी गुणांक के इस्तेमाल से हम लोग आय की समानता और असमानता मापने में इसका इस्तेमाल करते हैं। भारत सरकार के न्यूनतम आय का स्रोत क्या है? भारत सरकार के न्यूनतम आय का स्रोत सीमा शुल्क। ठीक है, सीमा शुल्क। नेक्स्ट आता है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारण करने का आधार क्या है? भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण करने का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सबसे पहले यह तर्क किसने दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं, ये डेविड रिकार्डो ने कहा था। डेविड रिकार्डो। टपकन सिद्धांत यानी अपमात्रीय सिद्धांत किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है? आय वितरण। जो भी प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को दिए जा रहे हैं इनको एज इट इज़ आपको इसी तरह से याद रखना है, क्योंकि जब भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा अर्थशास्त्र से तो सबसे पहला जो नज़र क्वेश्चंस का रहेगा यही सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण के मार्गदर्शक में तैयार किया जाता है। जब भी भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रत्येक वर्ष पेश किया जाता है वो किसके मार्गदर्शन में तैयार होता है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत के मुख्य आर्थिक जो सलाहकार होते हैं उनके मार्गदर्शन में ये तैयार किया जाता है। राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से किसके विचारों पर आधारित है? राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से किसके विचारों पर आधारित है? तो जॉन मेनार्ड किन्स। ठीक है, जेएम किन्स याद रखिए, जॉन मेनार्ड किन्स। राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को, कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। भारत का पहला आर्थिक जो सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था कब? तो ये प्रस्तुत किया गया था 1950-51 में। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें राष्ट्रीय आय की गणना करने का जो प्रयास किया गया था दादा भाई नौरोजी ने किया था, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो फिर आपको याद रखना है कि VKRV राव जो थे इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया, जो कि एक तो PYQ भी है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैंने रखे हुए हैं। तो इस सीरीज़ में आप लोगों को बहुत सारे इकोनॉमिक्स के ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि पेपर में आपको हेल्प मिलेगा। तो इन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो ज़्यादा समय ना देते हुए चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो हम जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है और एक तरह से ये भी जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है। क्या दर्शाती है? तो मुख्य व्यवसाय के रूप में कृषि, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ये सभी जो चीज़ें हैं वो भारत को विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में दर्शाती है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व एक साथ होना। और भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। ये भी चीज़ याद रखेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को माना जाता है बाजार अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। अर्थव्यवस्था में कृषि जो है, कृषि वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और सेवाएं जो हैं वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ आप याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो GDP प्रोवाइड कराया जाता है वो तृतीय क्षेत्र से मिलता है, जबकि सबसे ज़्यादा जो कार्यरत लोग हैं वो प्राथमिक क्षेत्र कृषि में कार्यरत हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ रही बात इसकी PDF की, तो ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट का PDF आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया था, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब आता है कि गीग इकोनॉमी क्या होता है। तो देखिए, गीग इकोनॉमी क्या कहते हैं? एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें अस्थायी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत अनुबंध आधारित स्थायी नौकरियों भी शामिल होती हैं, जिसमें कर्मचारियों की आय उनके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसे कहा जाता है गीग इकोनॉमी। किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास को दर्शाने हेतु
प्रस्ताविक मानकों का सही क्रम क्या है। यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास को अगर दर्शाना है तो उसका जो प्रस्तावित मानक का सही क्रम है वह है जैसे कि प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले देखा जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं PQLI यानी कि जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। साथ ही साथ देखते हैं हम लोग HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए यहाँ पे जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता को आप शॉर्ट में कह सकते हो जीवन प्रत्याशा। ठीक है, तो 3 चीज़ों को देखा जाता है, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये HDI। तो ये 3 चीज़ों को देखा जाता है। जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता विधि को विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो ये विधि विकसित किया गया था मॉरिस डी मैरिस के द्वारा। मॉरिस डी मैरिस ने विकसित किया था। HDI के बारे में आप जानते हैं, HDI सबसे पहले पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक ने जिसको विकसित किया था, और सबसे पहला जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया था वो 1990 में जारी किया गया UNDP के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानदंड क्या होता है, मापदंड क्या होता है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। धारणीय विकास की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा कौन सी है? धारणीय विकास की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा कौन सी है? तो ब्रटलैंड रिपोर्ट, ब्रटलैंड रिपोर्ट। संतापकारी समृद्धि की अवधारणा को किसने विकसित किया था? संतापकारी समृद्धि की अवधारणा को विकसित किया गया था जगदीश भगवती जी ने, जगदीश भगवती ने। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। आर्थिक जो नियोजन है वो किसके अंतर्गत आता है? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख किया गया, संघ, राज्य और समवर्ती। तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का बेस है। और भारत में नियोजन विकास मॉडल को लागू कब किया गया? तो 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया था। और भारत में नियोजक के जनक के रूप में किसे जानते हैं? तो M विश्वेश्वरैया को जाना जाता है। और इनकी एक पुस्तक थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पुस्तक के बारे में पूछा जाता है कि ये पुस्तक किसकी है, तो M विश्वेश्वरैया, ये नाम याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत में नियोजन विकास मॉडल कब लागू किया गया था? तो ऊपर मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया था। राष्ट्रीय आयोजन जो समिति है, जिसे नियोजन समिति भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय नियोजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 1938 में। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन चल रहा था। और अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आयोजन या फिर राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो गठन हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ, तो वो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ, जिसकी अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। अगला आता है कि मुदालियार आयोग का गठन कब हुआ? तो मुदालियार आयोग का गठन 1941 में होता है, ये याद रखेंगे। गांधीवादी योजना 1944 श्रीमन नारायण द्वारा तैयार किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपुल्स प्लान 1945 में आता है, M.N. रॉय के द्वारा तैयार किया गया। यहाँ पे तीनों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता रहता है यहाँ से रिलेटेड, तो इनको याद रखिएगा। साथ ही साथ KVIC यानी कि खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की जो स्थापना की गई थी वो 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब अगला आता है कि बॉम्बे प्लान जो 1944 में गठन किया गया वो किन 8 उद्योगपतियों के द्वारा किया गया? अब जैसा कि आपने देखा कि BPSC में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन नहीं थे, वो 8 उद्योगपति कौन कौन से थे, तो मैंने यहाँ पे 8 के नाम लिख रखे हैं। जैसे कि JRD टाटा थे, गुलजारीलाल नंदा जी थे, अर्देशीर लाल दलाल थे, लाला श्रीराम, कस्तूरी भाई लाला भाई थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे, AD श्रॉफ थे और जमनालाल बजाज। ये टोटल 8 जो व्यक्ति थे, इन लोगों ने मिलकर के बॉम्बे प्लान 1944 को तैयार किया था। ठीक है, गॉडगिल योजना जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। और पंचवर्षीय योजना पर मैंने कई वीडियोज़ प्रोवाइड कराया आप लोगों को, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, MNP जो शुरुआत की गई थी, द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में ये 3 चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। जैसे राष्ट्रीय योजना समिति का जो गठन हुआ 1938, ऊपर बताया गया था, किसके नेतृत्व में? सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में। जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना होता है 1950 में।
15 मार्च 1950 को इसका गठन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना जो होता है 1952 में होता है, जिसे हम लोग एनडीसी कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, जो योजना आयोग को अंतिम अनुमोदन यही प्राप्त करता, मतलब यही देता था। 1952 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है अनवरत योजना, जिसे हम लोग रोलिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं। 1978 से 1980 में, जैसे कि हम जानते हैं कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी अपने कार्यकाल से 1 वर्ष पहले समाप्त कर दी गई थी और उसके स्थान पर अनवरत योजना को स्टार्ट किया गया था 78 से 83 तक के लिए। लेकिन इस अनवरत योजना को भी पहले ही समाप्त करके छठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कर दिया गया 1980 में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अनवरत जो योजना है वो 78 से 80 तक लागू रही, जिसे रोलिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं। और अनवरत योजना यानी कि जो रोलिंग प्लान है, सबसे पहले इसका जो जिक्र किया गया था गुरनार मेडल है, इनकी एक पुस्तक ही एशियन ड्रामा, पुस्तक एशियन ड्रामा में गुरनार मेडल की पुस्तक है एशियन ड्रामा, इसमें उल्लेख किया गया सबसे पहले। अब नेक्स्ट आता है नाबार्ड, जो कि नाबार्ड की जो स्थापना की जाती है वो 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की जाती है। और इसका फुल फॉर्म में याद रखिएगा, कई बार तो ऐसे भी पूछा जाता है कि नाबार्ड में बी का क्या मतलब होता है, ए का क्या फुल फॉर्म है, तो इस तरह से इसका फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को होता है। शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है। कृषि और ग्रामीण विकास को वित्तीय सहायता इसका प्रदान करना मेन उद्देश्य है। सरकारी बैंकों और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों को वित्तीय सहायता देना भी इसका कार्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें, जो कि शुरुआत की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1952 को। और इसका जो कार्य होता है, ग्रामीण भारत के समग्र विकास के लिए बहुआयामी योजना लागू करना सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त की गई पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं स्टार्ट की गई थी 1974 से लेकर के 79 तक के लिए, लेकिन 1 वर्ष पहले ही इसको 78 में ख़त्म करके इसके जगह पर 78 से लेकर के 83 तक अनवरत योजना स्टार्ट कर दी गई, जिसे इसे भी बाद में ख़त्म करके 80 में 6वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी। तो कुल मिलाकर आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन का आरंभ कब होता है? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2005-06 में स्टार्ट होता है। और राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि सर्वोदय जो प्लान है किसने स्टार्ट किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने 1950 में इसको दिया था सर्वोदय प्लान। गरीबी उन्मूलन का जो नारा है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया, याद रखेंगे। भारत में नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में 1934 में प्रकाशित पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन थे? तो मैंने आपको बताया था ऊपर में कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो पुस्तक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। एम विश्वेश्वरैया याद रखेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट आता है कि अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना जो है सबसे पहले राजस्थान में स्टार्ट किया गया था, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1977 से 78 में सबसे पहले राजस्थान में स्टार्ट किया गया, ये याद रखना है। अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो अनवरत जो योजना है 5वीं पंचवर्षीय योजना की जस्ट ख़त्म करके उसको स्टार्ट किया गया था, तो प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला जो है इनको श्रेय दिया जाता है। इस योजना के दौरान गांधीवादी नीति का अनुसरण किया गया था, ये भी याद रखेंगे, क्योंकि कथन के फॉर्मेट में दोनों क्वेश्चंस बना करके पूछा जा सकता है। ठीक है, योजना आयोग था। देखिए, योजना आयोग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा पहले भी पूछे जाते थे, अभी भी पूछे जाते हैं। भले ही इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया, लेकिन क्वेश्चंस तो बनते रहते हैं। जैसे योजना आयोग क्या था? तो एक तरह से संवैधानिक संस्था थी। संवैधानिक संस्था कहें या फिर गैर संवैधानिक संस्था कहें, दोनों का मतलब एक ही हुआ। मतलब ऐसी संस्था जिसका जिक्र संविधान में नहीं है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे संविधानेतर संस्था कह सकते हैं, जिसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि परामर्शदात्री संस्था के रूप में था। देखिए, ऑप्शन में दोनों रहता है, या तो ये रहेगा या फिर ये रहेगा, मतलब दोनों एक साथ नहीं रहता, कभी ये देखने को मिलेगा या फिर कभी ये रहेगा। तो दोनों में से आप जो भी दिखे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे हम लोग नेशनल डेवलपमेंट कमीशन एनडीसी कहते हैं, इसका गठन 6 अप्रैल 1952 को होता है। और एनडीसी को यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद को के संस्थानम ने सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी थी। सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी थी। साथ ही साथ ये भी एक तरह से गैर संवैधानिक संस्था है, संविधानेतर संस्था है। ठीक है,
यहाँ पे याद रखिएगा कि योजना आयोग का जो गठन किया गया था ये किस समिति की संस्तुति पर, तो केसी नियोगी समिति की संस्तुति पर किया गया था। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? वैसे तो आपको पता होगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, यानी सबसे पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, और अभी जो वर्तमान में इसका नाम 2015 में बदल करके नीति आयोग किया गया था, तो उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारीलाल नंदा, प्रथम उपाध्यक्ष। और अंतिम उपाध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पे याद रखेंगे कि MC अहलूवालिया जो है ये थे, अहलूवालिया। योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद की संज्ञा किसने दी थी? योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद की संज्ञा अशोक चंद्रा ने दिया था, अशोक चंद्रा। ठीक है, अशोक चंद्रा ने। अब यहाँ पे कुछ सिद्धांत मैंने लिखे जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता रहता है, जैसे कि प्लानिंग टू द पुअर, ये पूछा जाता है किसका सिद्धांत है? तो BS मिन्हास, BS मिन्हास एकदम VVI है, याद रखेंगे। ड्रेन थ्योरी, ये भी आपने कई बार देखा होगा, पूछा गया है, दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी। राइम, रिदम एंड टू इन इकोनॉमिक्स, JK मेहता की ये सिद्धांत है। ठीक है, JK मेहता। उसके बाद प्रवचन मॉडल किसने दिया था? तो हैरिस टोडैरो जो है, हैरिस टोडैरो, इन्होंने प्रवचन मॉडल दिया। संतुलित विकास सिद्धांत और असंतुलित विकास सिद्धांत, देखिए संतुलित विकास सिद्धांत को रेगनर नर्क्स ने दिया है और असंतुलित विकास सिद्धांत को हर्समैन ने दिया है। तो ये दोनों नाम याद रखना है, संतुलित और असंतुलित। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन रॉबर्ट E पार्क द्वारा किया गया, रॉबर्ट E पार्क के द्वारा किया गया। तो कुल मिलाकर आज हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस थे, करीब हमने 50 के अराउंड क्वेश्चंस तो कवर कर ही लिया है, 3 पेजेस मैंने आपको कराया है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए इस तरह की रोज़ाना वीडियोज़ के लिए। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके फटाक से उसे ज्वाइन कर लीजिए, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न आप देख रहे हैं कह रहा है कि इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलपमेंट रीजन, ये जो एक तरह का सिद्धांत है ये किनका है? तो गुरनार मेडल। और गुरनार मेडल को आप जानते होंगे, एशियन ड्रामा जो इनकी पुस्तक थी उस पुस्तक में अनवरत योजना के बारे में इन्होंने बताया था, तो उस वजह से ही भी हम जानते हैं गुरनार मेडल को। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? छाया कीमतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो J. टिनबैगन ने। आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया? आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जो है ये प्रस्तुत किया गया था H. लिबेनस्टीन के द्वारा, H. लिबेनस्टीन के द्वारा। एडम स्मिथ द्वारा बाजार कीमत तंत्र को मान्यता दी गई, किस रूप में? तो एडम स्मिथ द्वारा बाजार कीमत तंत्र को मान्यता दी गई अदृश्य शक्ति के रूप में, अदृश्य शक्ति के रूप में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली इकोनॉमिक्स के जब भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसी में से आपको देखने को मिलता रहता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस बार बार अलग नहीं होते, रिपीट होते रहते हैं, अलग अलग ग्रुप में बस क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत बदल करके। अगला प्रश्न आता है कि मितव्ययिता विरोधाभास यानी पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की अवधारणा प्रतिपादन किसने किया था? मितव्ययिता विरोधाभास की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था J.M. कीन्स ने। और यहाँ पे देखिए 3 जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लॉरेंज वक्र के बारे में आपने कई बार पेपर में देखा होगा, इसे क्या मापा जाता है? तो आय का वितरण मापा जाता है, आय का वितरण लॉरेंज वक्र से मापा जाता है। विकसित किया था किसने? 1905 ईस्वी में लॉरेंज ने ही विकसित किया था, मैक्स ओ लॉरेंज ने। ठीक है, मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था। साथ ही साथ गिनी गुणांक के बारे में आप जानते होंगे, कई बार पूछा जाता है। गिनी गुणांक विकसित किया गया किसके द्वारा? तो के गिनी द्वारा, याद रखो। फिलिप्स वक्र के बारे में आप जानते हैं, ये कई बार पूछा जाता है कि किनके बीच संबंध को दर्शाता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य एक स्थिर और उल्टा संबंध होता है। ठीक है, फिलिप्स वक्र और गिनी गुणांक याद रखेंगे, साथ ही साथ आपको लॉरेंज वक्र याद रखना है। एक होता है एंजल वक्र। एंजल वक्र क्या है? किसी वस्तु या सेवा पर घरेलू व्यय और आय, यानी घरेलू व्यय और आय के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है एंजल वक्र के द्वारा। एंजल जो है मेरी वो काफ़ी अच्छे तरीके से घर के
खर्चों को मैनेज करती है आय के मिलने पर। बस इस तरह से याद रख लो कि घर की जो एंजल है वो आय को अच्छे से व्यय करती है, यानी आय और व्यय का अच्छे से संबंध रखती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, मांग का नियम आधारित है। मांग का नियम आधारित है किस पर? सीमांत उपयोगिता पर। सीमांत उपयोगिता पर आधारित है। आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सबसे पहले मार्शल ने किया। हीरा पानी विरोधाभास क्या है? तो हीरा पानी विरोधाभास एडम स्मिथ ने सीमांत उपयोगिता के द्वारा ये बताया था। तो इसे याद रखिएगा, हीरा पानी विरोधाभास का संबंध सीमांत उपयोगिता से है, एडम स्मिथ ने बताया था। वह अर्थव्यवस्था जिसमें उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है, वह है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वह वस्तु जिसके संबंध में उपभोक्ता उसकी कीमत गिरने पर उनके उपभोग को घटा देता है तथा उसकी कीमत बढ़ने पर उसके उपभोग को बढ़ा देता है, क्या कह लेते हैं? ये गिफन वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, इस तरह की वस्तु गिफन वस्तु कहलाती हैं। गिफन वस्तु का मांग जो है वक्र, मांग वक्र दाईं ओर ऊपर उठता हुआ होता है। ठीक है, उठा हुआ होता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि बाजार की वह स्थिति जिसमें एक वस्तु के उत्पादक अथवा बेचने वाली फर्म थोड़ी सी होती है। यानी बाजार की वह स्थिति जिसमें एक वस्तु का उत्पादक अथवा बेचने वाला जो फर्म होता है वो बहुत कम होता है, उसे अल्पाधिकार कहा जाता है, ओलिगोपॉली कहा जाता है। और मोनोपोली क्या होता है? तो क्रेताधिकार होता है। यानी वह बाजार स्थिति जहां एक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं उसे हम लोग कहते हैं मोनोपोली। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे कि कार्टेल क्या है? कार्टेल जो है किसका भाग है? तो कार्टेल एक अल्पाधिकार बाजार का भाग होता है। अल्पाधिकार बाजार का भाग होता है वह सिद्धांत जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निवेश करने के बजाय कुछ प्रमुख राजनीतिक क्षेत्रों में निवेश करने की आवश्यकता पर बल देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग असंतुलित विकास का सिद्धांत कहते हैं। असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो हर्समैन ने दिया था। पहले वाली वीडियो में हमने बताया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को कैसे ही भूल सकते हैं, क्योंकि हर बार पूछा ही जाता रहता है। दादा भाई नौरोजी करेक्ट होगा। और दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1867 में 1867 में भारत में प्रति व्यक्ति आय जो था वो 20 रुपये था। सबसे पहले आकलन भी इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है कि हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। हिंदू वृद्धि जो दर शब्द दिया गया था वो किसने दिया था? राजकृष्ण ने दिया है। और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से ये संबंधित रखता है। ठीक है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु वर्ष 11-12 को, ध्यान रखिएगा, 11-12 को आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी अभी जब भी आप बजट वगैरह देखते हैं तो उसमें आधार वर्ष काउंट जो होता है वो 11-12 ही होता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। मई 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ का विलय करके गठन किया गया एक नया संगठन जिसका नाम है एनएसओ। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो ये ध्यान में रखेंगे। सर्वप्रथम जीडीपी की अवधारणा किसने रखा था? सर्वप्रथम जीडीपी की अवधारणा साइमन कुटजेन्स ने रखा है। साइमन कुटजेन्स ने। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में होता है, 1949 में, और जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस। मौद्रिक आय से क्या तात्पर्य है? मौद्रिक आय से तात्पर्य है चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय। चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय। किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक क्या है? किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। आधुनिक राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का पिता ग्रेगरी किंग को कहा जाता है। ग्रेगरी किंग। नाफेड के बारे में आप जानते हैं। नाफेड जो कि कृषि उत्पादकों के विपणन से संबंधित ये एक तरह की संस्था है। भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? जो सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को, वो पीसी महालनोबिस के जयंती को ही मनाया जाता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भारत ने भविष्य के खाद्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा कब की थी? राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा 2002 में की थी। कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना कब की गई? 2004 में। कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना 2004 में की जाती है।
तो कुल मिलाकर आज हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो PDF है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इससे पहले मैंने आप लोगों को इसके 3 से 4 पार्ट प्रोवाइड कराए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ इसका PDF मैंने टेलीग्राम पर भी दे दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हमेशा की तरह बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न ये कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो देखिए, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें किसी देश के साथ किसी दूसरे देश के साथ, यानी कोई देश किसी अपने दूसरे देश के साथ कोई ना तो आयात करता है ना ही निर्यात करता है। उस स्थिति को कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था, यानी ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। ठीक है। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता के मानकीकरण से संबंधित है, यानी एगमार्क। एगमार्क का संबंध क्या है? तो कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को यहाँ पे मानकीकरण करना, राइट। और भारत में एगमार्क को लागू किया गया था 1937 में, ये भी याद रखिएगा। आर्थिक गतिविधियाँ जो सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रबल होती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र की होती हैं। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ होती हैं, और प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कार्यरत लोग हैं। लेकिन GDP जो देता है, भारत का सबसे ज़्यादा जो GDP आता है वो तृतीय क्षेत्र यानी थर्ड सेक्टर, जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। सहकारिता आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। सहकारिता आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था कृषि साख के क्षेत्र में। कृषि साख के क्षेत्र में कृषि मूल्य आयोग, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में किया गया था। लेकिन बाद में कृषि मूल्य आयोग को कृषि लागत और मूल्य आयोग में परिवर्तित कर दिया गया 1985 में। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है कि कृषि मूल्य आयोग का गठन कब किया गया? 1965। और कब कृषि लागत और मूल्य आयोग दो अलग अलग बनाया गया, कृषि लागत और मूल्य आयोग, तो ये 1985 में। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस कृषि मूल्य आयोग का मेन कार्य क्या है, तो फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित संबंधी संस्तुति यही संस्था करती है। अब यहाँ पे आप एक बात देख रहे हो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। तो देखिए, कृषकों के प्रोत्साहन हेतु बुआई के समय से पहले सरकार के द्वारा घोषणा की जाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये भी चीज़ याद रखना है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत में व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? तो ये है नाफेड। नाफेड याद रखना है कि भारत में व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है नाफेड। फसलों के कुछ किस्में यहाँ पे दिए गए। आप एक कमेंट करके बताना कि आप चाहते हैं कि मैं स्पेशल एक नोट्स प्रोवाइड कराऊँ आप लोगों को कि फसलों के कौन कौन से किस्म होते हैं। उस पर खास करके एक अलग वीडियो आप लोगों को मैं नोट्स के फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। यानी इस वीडियो में अगर 20 से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं प्रॉपर वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करना। नेक्स्ट आता है कि नाबी एमजी। नाबी एमजी किसकी किस्म है? तो गेहूं की किस्म है। पूसा, RH10 बासमती चावल की किस्म है। और मैं आप लोगों को जो प्रोवाइड कराऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ होंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं और एक्सपेक्टेड रहते हैं। तो अगर चाहिए तो फिर आप बोल दीजिएगा। अपर्णा किसकी किस्म है? तो मटर की पर्णविहीन प्रजाति है। मटर की प्रजाति है अपर्णा। और बारानी द्वीप क्या है? बारानी द्वीप धान की प्रजाति है। ठीक है। एक प्रश्न याद रखना आपको यहाँ पे कि खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? तो इसे रिले खेती कहते हैं। इसे रिले खेती कहा जाता है। लोगों की दैनिक मांग को पूरा करने के लिए नगरों के परिधि स्थित क्षेत्रों में सब्जियां उगाने को क्या कहते हैं? यानी लोगों की दैनिक मांग को पूरा करने के लिए नगरों के परिधि स्थित क्षेत्रों में सब्जियां उगाने को कहते हैं ट्रंक कृषि। और ट्रंक कृषि जो शब्द है वो सबसे पहले आया था USA में। ठीक है, USA में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्ट किया गया था 2016 में। और एकदम VVI प्रश्न है, याद रखना इसको। रेरा का पूर्ण रूप क्या होता है? जिस तरह से आपने फेरा पढ़ा है उसी तरह से होता है रेरा। रेरा का पूर्ण रूप होता है रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। FVCI का फुल फॉर्म क्या है?
FVCI, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, ये दोनों पूछा गया इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ध्यान में रखिएगा FVCI। और फिक्की के बारे में आपको पता ही होगा, फिक्की का गठन 1927 में होता है और इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। कभी कभी इसमें पूछ लिया जाता है कि पहले आई का मतलब क्या है, दूसरे आई का मतलब क्या है, तीसरे सी का मतलब, इस तरह से पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रहिए, रखेंगे तब आप कर पाएंगे। जैसे चेंबर होता है, दूसरा सी का मतलब कॉमर्स होता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ, तो 2005-6 में ये हुआ था राष्ट्रीय बागवानी मिशन, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बागवानी एकीकृत विकास मिशन कब स्टार्ट हुआ था। तो ऊपर हमने देखा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 में स्टार्ट हुआ, लेकिन बागवानी एकीकृत विकास मिशन 2014-15 में स्टार्ट हुआ था। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर में होता है, 17 नवंबर 1960 को पंतनगर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत होता है 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को किस आयोग की संस्तुति पर हुआ था, तो RG सरैया। ठीक है, RG सरैया आयोग की संस्तुति पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे हम लोग RRB कहते हैं, अब ये रेलवे वाला RRB नहीं है, ये आपका रीजनल जो रूरल बैंक है उसको कहा जाता है RRB। तो ध्यान में रहेगा 2 अक्टूबर 1975 में। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब होती है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 98-99 में होता है, बेसिकली 99 ही होता है, तो 98-99 मैंने यहाँ पे लिख रखा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 98-99 में होता है। फसल बीमा योजना की शुरुआत 1985। फसल बीमा योजना, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान दीजिएगा। फसल बीमा योजना का है तो 1985, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहेगा तो 2016। ठीक है, दोनों अच्छे से याद रखना है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना किससे संबंधित है, तो किसानों को सोलर पंप से जोड़ना, ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत है। युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ किया गया था, कौन सा, तो स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया गया था 2016 में, और स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है 16 जनवरी को। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, तो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी वो चीज़ होता है कि जहाँ पर जितना लोगों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा लोगों को काम पर लगाया गया, तो उस तरह की स्थिति को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, यानी जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग कार्य में लगे होते हैं। और भारत में मुख्यतः जो मौजूद है इस तरह का प्रच्छन्न बेरोजगारी वो कृषि में देखने को मिलता है। कृषि में जहाँ पर 2 लोगों का ज़रूरत है वहाँ पर ज़बरदस्ती 3-4 लोगों को लगाया गया, तो उस तरह से कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगर बात करें कि प्रच्छन्न बेरोजगारी की जो धारणा है वो सबसे पहले उल्लेख किसने किया था, तो सर्वप्रथम श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने 1936 में प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में बताया, धारणा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, जो जिसे हम लोग मनरेगा कहते हैं, सितंबर 2005 में अधिनियमित किया गया और फरवरी 2006 में इसको लागू किया गया था, लेकिन 2009 में इसका नाम बदल करके नरेगा कर दिया गया था, अक्टूबर 2009 में। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके अंतर्गत 100 दिन का कार्य करना जो कि दिया जाएगा, इस तरह से 100 दिन इसमें बस याद रखना आप लोगों को। चलिए देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। सिर्फ अकेले देखना ये गलत बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति ज़्यादातर किस तरह की होती है, तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की जो प्रकृति होती है ज़्यादातर मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलता है। मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, जब श्रमिक एक नौकरी छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगार के बीच की जो अवधि होती है, यानी अगर एक नौकरी छोड़ देता है और दूसरे नौकरी को ज्वाइन करने के बीच का जो गैप होता है, उसे किस तरह के बेरोजगारी कहते हैं, उसे वह जो अस्थायी बेरोजगारी है उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और ये जो घर्षणात्मक बेरोजगारी देखने को मिलता है वो प्रायः विकसित देशों में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि मतलब विकासशील देशों में देखने को नहीं मिलेगा, अब ये मत कहना कि भारत में नहीं मिलता है, तो प्रायः मतलब ज़्यादातर जो देखने को मिलता है वो विकसित देशों में मिलता है। ठीक है, तो इस तरह की बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए जो गठित प्रमुख समितियां थी उनका जो क्रम है वो इस तरह का दिया गया। जैसे अलग समिति 1979 में गठन हुआ था,
लकड़वाला समिति 1993 में गठन हुआ था। तेंदुलकर समिति 2009 में गठन हुआ और सी रंगराजन समिति 2012 में गठन हुआ था। तो इन क्रम को भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि गरीबी रेखा का आकलन समय समय पर राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण यानी NSSO द्वारा किया जाता है और अनुमान जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर ऐसा लगाया जाता है। गरीबी रेखा का अनुमान जो है 5 वर्ष पर लगाया जाता है। तो कुल मिलाकर आज हमारे पास इतने सारे प्रश्न थे जो कि अराउंड 30 से ज़्यादा ही हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप फसलों के किस्म की वीडियो अलग देखना चाहते हैं तो मैं नोट्स के फॉर्मेट में आप लोगों को इंपॉर्टेंट वाला प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताना, कम से कम 20 से ज़्यादा उस पर कमेंट्स आने चाहिए, तब जा करके मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। जिसमें इकोनॉमिक्स के हम आपको 30-30 करके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं और इसके और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें आपको पूरे इकोनॉमिक्स को एक अच्छे तरीके से पढ़ने का मौका मिल जाएगा और साथ में आपके पास अच्छा कलेक्शन भी हो जाएगा। रही बात PDF, तो PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कराया हूँ, साथ ही साथ हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर भी कोर्स में आपको PDF मिल जाएगा और PDF पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। तो जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया जा करके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता की जाती है। तो देखिए, मौद्रिक नीति बनाना और लागू करने का जो अधिकार होता है वो RBI के पास होता है। तो हम कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति समिति की जो अध्यक्षता करते हैं वो RBI करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखें कि मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 6 सदस्य होते हैं। भारत का मौद्रिक नीति का प्राधिकरण कौन है, तो RBI ही है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार सेम टू सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मौद्रिक नीति से रिलेटेड, तो इनको याद रखना है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाता है तो क्या होगा? किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाया जाएगा, निवेश व्यय जो है वो बढ़ेगा। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर, यानी इन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो ये प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाता है एक ऑप्शन D के साथ, यानी उपरोक्त सभी हमेशा रहेगा। तो इसको याद रखिएगा कि किसी भी देश का आर्थिक विकास जो निर्भर करता है वो प्राकृतिक संसाधन वहाँ पे उस देश का कैसा है, पूंजी निर्माण कैसा है और बाजार का आकार किस तरह का, तो ये सब पर डिपेंड करता है। अच्छा, वैश्वीकरण क्या है? पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के संबंध में वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। तो वैश्वीकरण का मतलब ये हुआ कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण होना, उसे कहेंगे हम लोग वैश्वीकरण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि यदि RBI के द्वारा नगद कोष अनुपात, यानी जिसको हम लोग CRR कहते हैं, कभी कभी तो यही फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि CRR का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि कैश जो रिजर्व रेशियो है उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और ये एकदम VVI प्रश्न है, बहुत बार आपने पेपर में देखा होगा, ये प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस पूछा गया। तो इसमें होता है कि अगर CRR की कमी की जाती है तो इसके साख सृजन पर प्रभाव पड़ता है कि वृद्धि होगा। ठीक है, वृद्धि का प्रभाव देखने को मिलता है। एक होता है रेपो दर और एक होता है रिवर्स रेपो दर। तो रिवर्स रेपो दर क्या होता है? वह दर जिस पर वाणिज्य जो बैंक होते हैं वो RBI को उधार देते हैं, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। और सिर्फ एक होता है रेपो रेट। तो रेपो रेट में उल्टा यहाँ पे हो जाएगा, जब RBI वाणिज्य बैंकों को देगा तब वहाँ पे कहेंगे रेपो रेट, और रिवर्स रेपो रेट जब RBI लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भारत में अधिकतर किस प्रकार की बेरोजगारी है। तो भारत में अधिकतर संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, CRR जैसे कि नगद आरक्षित अनुपात। RBI की धारा 42 के फर्स्ट के तहत अनुसूचित बैंकों को अपने पास जमाव यानी डिपॉजिट्स का कुछ निश्चित भाग RBI के पास नगद रूप में जमा रखना अनिवार्य है। तो ये CRR जो है वो RBI की धारा है 42 के फर्स्ट, उसके तहत जो भी अनुसूचित बैंक है उनके पास जितने भी डिपॉजिट्स हैं उसका कुछ निश्चित जो अमाउंट है वो RBI के पास नगद रूप में जमा रखना अनिवार्य किया गया। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब प्रारंभ की गई थी? तो ये भी VVI प्रश्न रहेगा, इसको याद रखिएगा। तो देखिए, दशमलव प्रणाली स्टार्ट हुई थी 1957, 1 अप्रैल 1957 से स्टार्ट किया गया था। प्रिंटिंग प्रेस साल्बोनी किस राज्य में स्थित है? यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि साल्बोनी किस राज्य में स्थित है।
तो ध्यान रखिएगा कि आरबीआई द्वारा नोटों का मुद्रण और आपूर्ति करता है 4 जगहों से। एक तो होता है देवास मध्य प्रदेश का, नासिक महाराष्ट्र का और मैसूर कर्नाटक का, और चौथा होता है सालबोनी जो कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर माने जाने वाले राष्ट्रों द्वारा जारी मुद्रा को क्या कहते हैं? यानी राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर माने जाने वाले राष्ट्रों द्वारा जारी मुद्रा को हम लोग दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, यानी कि हार्ड करेंसी, और ये विकसित देशों की होती है। ठीक है, विकसित देशों की होती है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो ये आधार वर्ष 11-12 होता है, 2011-12 थोक मूल्य सूचकांक। राइट, चलिए अगला पॉइंट आता है कि भारत में आरबीआई द्वारा अप्रैल 2014 में मुद्रास्फीति के मापक के रूप में अपनाया गया। भारत में आरबीआई द्वारा अप्रैल 2014 में मुद्रास्फीति के मापक के रूप में अपनाया गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और साथ ही साथ एक प्रश्न और याद रखिएगा कि घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के औसत मूल्य को मापने वाला सूचकांक कौन सा है? तो यही है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2012। सामान्य कीमत स्तर में क्रमिक गिरावट को क्या कहते हैं? सामान्य कीमत स्तर में क्रमिक गिरावट को अपस्फीति कहा जाता है, डिफ्लेक्शन कहा जाता है। मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ किसे मिलता है? जो मुद्रास्फीति होती है तो उसमें सर्वाधिक जो लाभ होता है वो रीढ़ी को होता है। जो ऋण लिया होता है उसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है रीढ़ी को। ठीक है, अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम आपने कई बार देखा होगा, पेपर में रिपीट होता है। तो ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। और इसी नियम के अंतर्गत कहा जाता है कि बुरा पैसा, यानी जो खराब मुद्रा है, खराब पैसा है, वो अच्छे पैसे को चलन से बाहर कर देता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ग्रेसम का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि जनसंख्या में माल्थुसियन सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो माल्थुसियन सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में तथा खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है। यानी माल्थुसियन जो सिद्धांत संबंधित है किससे है? तो जनसंख्या और ये संसाधन से संबंध, जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति से संबंधित यहाँ पे हो जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के इसे मूल सिद्धांत भी कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को मूल सिद्धांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शब्द जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समष्टि अर्थशास्त्र जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये रेगनर फिक्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और अर्थशास्त्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार भी इन्हीं को दिया गया था। फटाफट से कमेंट करके ये बताइए कि अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ कब से स्टार्ट किया गया और पहला नोबेल प्राइज़ पुरस्कार कब दिया गया था। देखते हैं यहाँ तक इस वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं, और जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक वॉच कर रहे हैं वो लोग कमेंट ज़रूर करिएगा जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना यार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आर्थिक समस्या मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होती है? आर्थिक समस्या मुख्यतः संसाधनों की कमी के कारण उत्पन्न होती है। संसाधनों की कमी के कारण उत्पन्न होती है। लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो लाभ के नवाचार सिद्धांत को जोसेफ सम्पीटर जो है इन्होंने विकसित किया। लाभ के नवाचार सिद्धांत को जोसेफ सम्पीटर ने। अर्थशास्त्र में टेक ऑफ स्टेज क्या है? तो अर्थव्यवस्था में, यानी अर्थशास्त्र जो है, अर्थव्यवस्था जो है, इसमें टेक ऑफ स्टेज कहते हैं स्थिर वृद्धि के प्रारंभ से। स्थिर वृद्धि के प्रारंभ से। परिवहन व्यापार जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तृतीय क्षेत्र, सेवा जो क्षेत्र जिसे हम जानते हैं, थर्ड सेक्टर। कराधान का सिद्धांत यानी कैनन ऑफ टैक्सेशन प्रतिपादन किसने किया था? कराधान का सिद्धांत दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने ही कहा है। और ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट आता है कि कराधान का योग्यता सिद्धांत। कराधान का योग्यता सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी एडम स्मिथ ने दिया है। बस कराधान वाला दोनों आप मैटर देख लो, दोनों इन्होंने ही दिया है, एडम स्मिथ ने। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। ह्रासमान प्रतिफल का नियम। ह्रासमान प्रतिफल का नियम किन क्षेत्रों पर लागू होता है? सभी क्षेत्रों पर लागू होता है, सभी क्षेत्रों पर। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व किस अर्थव्यवस्था की विशेषता? उत्पादन के साधनों की निजी स्वामित्व किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। कुल मिलाकर यहाँ पे हम लोग के पास आज 30 के अराउंड क्वेश्चंस थे,
और ये हमारा 5 पार्ट हुआ, यानी टोटल मिला करके देखा जाए तो 150 क्वेश्चन आप लोगों को कवर करा दिया गया। अगर आप लोग कहेंगे तो इन सभी 150 क्वेश्चंस का एक मिक्स क्वेश्चंस, मतलब एक मास्टर वीडियो मर्ज करके पांचों सेट को मर्ज करूंगा तो 150 क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएगा, तो एक आप रिवीजन कर सकते हैं। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या आप चाहते हैं कि पाँचों वीडियोज़ को मर्ज किया जाए, और जिनका प्लेलिस्ट में बना दूंगा ताकि आप जब जी चाहे आप रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। हम भी थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, नोट्स तैयार करते हैं, तो आप लोग भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दिया करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।